हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 16 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, चले एएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर हम मूव करेंगे एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि अभी तक नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है पूछे जाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एएमयू में पूछा गया 2022 में, which part of eye controls the amount of light entering into it? आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई। ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है कि आँख में कितनी रोशनी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। फेवरेट क्वेश्चन रहा है एएमयू का, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इस चैप्टर से सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो। तो लाइट का स्प्लिट होना इनटू इट्स वेरियस कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ओके, लाइट में पता आपको, सनलाइट में पता होगा कि टोटल 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम कैसे याद रखते हैं, विबग्योर के नाम से, VIBGYOUR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और ये बैंड ऑफ 7 कलर्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ प्रिज्म प्रोड्यूसेस। प्रिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? प्रिज्म का जो मेन काम है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट करता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो सकता है, क्योंकि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन होता है। ये जो डिस्पर्सन है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। देखो, ये प्रिज्म है आपका, इस पर एक लाइट रे पड़ी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मुड़ना, बेंड होना। देखो, तो इसमें लाइट क्या होती है, बेंड होती है हल्की सी। ठीक है, बेंड होती है, फिर इसके वेरियस कलर्स निकलते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, बट स्टिल हम इसका सही आंसर लगाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रिज्म का मेन काम होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट करना, सनलाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। अभी हमने बात की थी और बताया भी मैंने, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन रहा है। फॉर अ नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज अबाउट। किसी भी नॉर्मल आँख के लिए नियर पॉइंट होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है फॉर अ नॉर्मल आई। The dash cells in the retina of human eye functions best in relatively bright eye. ब्राइट लाइट में कौन सा सेल सबसे बेटर फंक्शन करता है? देखो, रेटिना पे 2 सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड, ठीक है, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कॉन्स। तो ब्राइट लाइट में कौन फंक्शन करता है? कॉन्स। जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में फंक्शन करते हैं, और रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट में फंक्शन करते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट मतलब दिन की रोशनी में फंक्शन कर रहे होते हैं, और रॉड्स जो होते हैं रात में फंक्शन कर रहे होते हैं। याद कैसे रखेंगे मैम, अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो याद रखना रॉड से, ROD। ठीक है, रॉड्स सेल जो होते हैं, आर से याद रखना रात। रात में कैसी लाइट होती है? रात में होती है डिम लाइट, हल्की लाइट होती है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि डिम लाइट में कौन फंक्शन करता है? रॉड्स करते हैं। आर से रात, आर से रॉड। रात में कौन सी लाइट होती है? डिम लाइट होती है। तो एक याद रहेगा, फिर दोनों कर लोगे। बात समझ में आई? रॉड सेल डिम लाइट में काम करते हैं और कौन सेल ब्राइट लाइट में काम करते हैं। कौन सेल एक और काम करते हैं, कलर को सेंस करने का, कलर सेंस करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ ले बाय चांस कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेंसेस कलर, तो याद रखना C फॉर कलर, C फॉर कॉन। ठीक है, C फॉर कलर, C फॉर कॉन। 2 काम है कौन सेल का? ब्राइट लाइट में फंक्शन करना, दूसरा है टू सेंस कलर, ये कलर सेंस करते हैं। ठीक है, और रॉड सेल का काम होता है डिम लाइट में फंक्शन करना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अ कैलेडोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स सेट एट एन एंगल ऑफ डैश टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। देखो, कैलेडोस्कोप एक ऐसा खिलौना टाइप का सामान समझ लो, या एक ऐसा स्ट्रक्चर डिवाइस समझ लो जो 3 मिरर से मिलके बनता है। कम से कम 3 मिरर चाहिए होते हैं, और तीनों मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है। सुनना, कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 मिरर्स चाहिए। 3 मिरर्स से मिलके बना हुआ होता है ये, और ये मिरर्स कितने डिग्री एंगल पे सेट होते हैं? अबाउट 60 डिग्री एंगल पे सेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन मिरर इज। चलो थोड़ा समझते हैं।
ये आपका मिरर है, ठीक है। कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 1.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब कह रहा है आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट है और जो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर होता है वो सेम होता है। मैंने डीप में चैप्टर में बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज सेम। तो ये भी 1.5 मीटर का ही हो जाएगा, इधर वाला भी। ये है आपका इमेज, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर इज, इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है। तो देखो 1.5 इधर है, 1.5 इधर है, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 3.0 मीटर, 3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस रहता है, ठीक है, सेम रहता है डिस्टेंस। चले, वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है, कॉनकेव मिरर भी प्रोड्यूस कर लेता है और कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ द अबव। फिर से सुनो, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर जो है ना वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं वर्चुअल इमेज ही, मतलब इनसे सिर्फ वर्चुअल इमेज ही पैदा होते हैं, रियल इमेज कभी नहीं प्रोड्यूस होता। और कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर से कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वर्चुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं, ज़्यादातर रियल प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब है वर्चुअल प्रोड्यूस कर लेता है ये। तो फिर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, ये आपका मिरर है, इस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ रही है नॉर्मली, नॉर्मली बोले तो परपेंडिकुलरली या फिर 90 डिग्री के एंगल पे, परपेंडिकुलरली या फिर 90 डिग्री एंगल भी इसको बोलते हैं। जब भी कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल पे मिरर पे पड़ेगा तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपको पता है कोई भी रे ऑफ लाइट जब भी नॉर्मली किसी मिरर पे गिरेगी, परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री के एंगल पे किसी भी मिरर पे गिरेगी तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है और ना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। तो दोनों ही एंगल 0 0 रहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 0 रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे बढ़ेंगे। इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा गया रेटिना पे कोई भी इमेज 1/16 सेकेंड के लिए परसिस्ट करती है, रुकती है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे, if reflected ray is angle of 90 degree to the incident ray, sorry let me read again, what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is the angle of 90 to the incident ray। कह रहा है कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंस के 90 डिग्री पे रहे, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। कह रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये आपके इंसिडेंट रे पे 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। थोड़ा मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा मोबाइल को टिल्ट करो, थोड़ा सा मोड़ो, तो देखोगे ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा मोड़ के देखो, सीधा सीधा नहीं देखना, ये देखो ऐसे ऐसे देखो थोड़ा, तो वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। बीच में नॉर्मल बना लेते हैं। आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल आई और एंगल आर है, इन दोनों के बीच में टोटल कितना बताया हमें, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये टोटल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। अब हमने पता है ये दोनों इक्वल रहते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो हम बीच में इसको नॉर्मल की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 90/2 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 25, ठीक है, सॉरी 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अभी मैंने बताया 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ AMU एंट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर इज, द मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अबाउट 3 × 10⁸ ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ms। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेजेस दैट ही विल बी एबल टू सी इज। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो कह रहा है एक मिरर, एक इंसान है, आदमी है, वो दो मिरर के बीचों बीच खड़ा है, मतलब ऐसे दो मिरर्स हैं जिनको 60 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे पे रख दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि इन मिरर्स की वजह से टोटल कितने इमेजेस बनेंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, 360 लिखोगे, सबसे पहला काम होगा 360। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, मतलब इसको ऐसे फ़िलहाल के लिए हम इसको क्यों मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, कितना आपको एंगल दिया रहेगा, -1 करोगे आप, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, देखो जैसे 360 है, 360 कितना दिया है आपको, कितने एंगल पे रखने को कहा है, 60 पे रखने को तो कहा है, तो 60 लिख लिया हमने, -1 कर लिया। अब इनको करो, 6 6 36, कितना आया, 60 आंसर आया। 60 -1 कर लो, सॉरी 6 -1 कर लो, कितना आ जाएगा, 6 -1 कर लोगे कितना आएगा, 5। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी 5 बनेंगी। चलो दूसरे तरीके से समझाती हूँ। एज्यूम कर लेते हैं कि मान लें यहाँ 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री आपको दिया होगा, तो कैसे सॉल्व करोगे आप। मैंने बताया सबसे पहले लिख लेना 360 को ऊपर ऊपर लिख लिया, कितने डिग्री एंगल बोला, 30 डिग्री एंगल बोला, 30 डिग्री लिख देना, -1 कर लेना, ठीक है। इसको कट करोगे कितना आएगा आपका आंसर, 12 आ जाएगा, 30, हाँ 12 आ जाएगा। फिर 12 - 1 आपको करना है, कितना होगा 11। तो कितना बोलोगे, 11 इमेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरीके से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन आई कैन नॉट क्लियरली सी अदर द नियरर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है अगर कोई भी आँख ना ही नज़दीक की चीज़ को देख पा रही है, ना ही दूर की चीज़ को देख पा रही है, ध्यान से सुनना, ना ही नियरर देख पा रही है, ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट देख पा रही है, तो ये जो डिफेक्ट है आँख में उसको क्या कहेंगे हम, देखिए प्रेसबायोपिया इसे कह सकते हैं हम, ऑल्दो ये क्लियर नहीं है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। ये एक ऐसा आई डिफेक्ट है जब जो बुढ़ापे में आता है अक्सर, और जो बुढ़े लोग होते हैं ना पास की चीज़ को देख पाते हैं क्लियरली, ना ही दूर की चीज़ को देख पाते हैं, तो प्रेसबायोपिया हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए आई डिफेक्ट मेनली आपको 3 पढ़नी होगी। पहला तो होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको फॉर साइटेडनेस भी और लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। फॉर मतलब होता है दूर, तो इसमें क्या है, इसमें आप दूर की चीज़ें सही से देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें ब्लर रहती हैं, ठीक है। फिर से सुनना, हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसके नाम में यह फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ें दिखती हैं क्लियरली और नज़दीक की चीज़ें ब्लर दिखती हैं। दूसरी बीमारी है मायोपिया, जो कि है नियर साइटेडनेस, जिसमें नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्लियर दिखेंगे, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। तीसरा भी मैंने डिस्कस किया, प्रेसबायोपिया या प्रेसबायोपिया जो होता है ये ओल्ड एज की वजह से होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही ना पास की चीज़ क्लियरली दिखती है ना दूर की चीज़ क्लियरली दिखती है। इसको कैटरैक्ट के नाम से भी शायद बुलाया जाता है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको क्लियरली नहीं बता रही। तो प्रेसबायोपिया याद रखो, अगर मैं वन शॉर्ट में आप लोग को क्लियरली बता दूंगी कैटरैक्ट दूसरी है या सेम है। चलें अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ़ रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। अभी मैंने डिस्कस किया था ये हमने देखा था अबाउट 45 डिग्री आंसर आ रहा था, तो हम कह सकते हैं बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ प्रिवेंटेड इन ह्यूमन बाय कोराइड। कोराइड एक आई का पार्ट है जो कि इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता, ठीक है। एमयू के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए। जामिया से सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन रॉड्स और कॉन सेल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो होते हैं रेटिना में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल कंडीशन में होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो एएमयू का फेवरेट क्वेश्चन है वो जामिया का भी फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर इससे क्वेश्चंस आते जाते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर की वजह से वो वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर होता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। ठीक है, वो पार्ट जिससे लाइट कंट्रोल होती है, कितनी आँख में रोशनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, वो कंट्रोल करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज डिस्पर्सन। अब तो ये क्वेश्चन आप लोग की ज़ुबान पे रट गया होगा, इतनी दफ़ा पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन इन डार्क रूम बिकॉज, ऑब्जेक्ट अंधेरे कमरों में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। ऐसी चीज़ें जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती वो देखी नहीं जा सकती, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम देख सकते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ओके, आगे देखेंगे, this part of eye controls the light entering in it. Iris controls the light entering into the eyes. Which type of cell in the eye is sensitive to dim light? अभी मैंने बताया, याद रखना, R से रॉड, रॉड में R है, उसका मतलब होता है रात। ठीक है, रात में कैसी लाइट होती है, डिम लाइट होती है, हल्की लाइट होती है। तो रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट को कंट्रोल करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और ब्राइट लाइट में कौन सेल्स सेंसिटिव रहते हैं। विच पोर्शन ऑफ आई गिव्स इट डिस्टिंक्टिव कलर। आँखों का जो कलर होता है, किसी का ब्राउन आइज़, किसी के ब्लू आइज़ रहती है, किसी के ब्लैक आइज़ रहती है, ये कलर कौन डिसाइड करता है, आइरिस डिसाइड करता है। देखो आइरिस के काम 2-3 है। पहला काम तो ये है कि ये कितनी लाइट जानी चाहिए वो डिसाइड करता है, दूसरा काम है कि आँख का कलर क्या रहेगा वो भी आइरिस ही डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रंट बल्ग पार्ट ऑफ द आई बॉल, ये गलत हो गया, फ्रॉम नहीं रहेगा, फ्रंट रहेगा। फ्रंट बल्ग पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया। जो आँखों का हिस्सा रहता है, जो उठा हुआ हिस्सा रहता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। फ्रंट बल्ग पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, वो बीम ऑफ लाइट जो ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर गिर रही होती है, स्ट्राइक कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ये जो लाइट गिरती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट करती है उसे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे हमसे इंसिडेंट रे के बारे में पूछा जा रहा था, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस जामिया में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर से। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सबको याद रहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये चीज़ याद रखना है, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बेसिकली है क्या, जिसमें राइट आपका लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट आपका राइट दिखता है। तो इट इज़ अ फिनोमिना इन विच राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, याद दिला दूँ। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्शन जहाँ पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट रे पैरेलल तो आती हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो पैरेलल नहीं रहती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ये डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता कहाँ है, रफ़ सरफेसेस पे। जो रफ़ सरफेस होते हैं वहाँ पे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता है। तो इन चारों में से देखो रफ़ सरफेस कहाँ है, खुरदुरा सरफेस कहाँ है, रोडवे। रोड्स जो होते हैं क्या एकदम स्मूथ होते हैं, प्लेन होते हैं, नहीं, उनमें ऊपर नीचे दरारें आई रही होती हैं। तो ये एक रफ़ सरफेस का एग्जाम्पल है। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज़ जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो भी सुनते रहा करिए, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, बस जो बाकी चीज़ें बता रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है, रफ़ सरफेसेस पे होता है। ठीक है, इसमें रेज ऑफ लाइट पैरेलल तो आती हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो पैरेलल नहीं रहती। एक उसका उल्टा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको इरेगुलर कहते हैं। दूसरा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट पैरेलल गिरती है और पैरेलल ही चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस पे होता है, जैसे कि मिरर, स्टिल वाटर। ठीक है, ये सारी
कहाँ होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन? स्मूथ सर्फेसिस पे। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दूसरों की रोशनी में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि चांद के पास खुद की लाइट नहीं होती लेकिन वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है, इतना चमकदार जो लगता है वो सूरज की रोशनी की वजह से लगता है। तो चांद एक क्या है? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन हो गया। ठीक है, जो लाइट्स हैं आपके घरों में लेड बल्ब लगे हुए हैं या फिर जुगनू आपने देखा होगा, ये सारे क्या हैं? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और वो अपनी लाइट एमिट करते हैं। चांद एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। अब पेरिस्कोप मेक यूज़ ऑफ पेरिस्कोप जो बनाया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ 2 स्फेरिकल मिरर्स बनाया जाता है। एनसीईआरटी में आपको बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, पेरिस्कोप के बारे में जान लेते हैं। पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबमरीन्स में होता है, टैंक्स में होता है, और जो सोल्जर्स बंकर में रहते हैं, सिपाही जो बंकर्स में बैठे हुए होते हैं वो भी पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियर रखिएगा, वेयर डू वी यूज़ पेरिस्कोप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं है। कैलेडोस्कोप के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि 3 मिरर की हेल्प से बनते हैं कैलेडोस्कोप, और ईच मिरर को मोस्टली 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। ये एंगल चेंज भी हो जा सकता है बट मोस्टली 60 डिग्री पे रखा जाता है। तो मुझे ये बताना आपको, जो चीज़ छूट गई थी, कैलेडोस्कोप जो है उसका इस्तेमाल डिज़ाइनर लोग पैटर्न ढूंढने के लिए करते हैं। डिज़ाइनर्स नए नए पैटर्न ढूंढने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आप पूछ ले डिज़ाइनर्स किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न ढूंढने के लिए, तो वो है कैलेडोस्कोप। फिर आगे है द बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट कंस्टिट्यूट वाइट लाइट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी बताया मैंने, जो 7 कलर्स होते हैं आपके बिवक्योर वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। द साइज ऑफ प्यूपिल इज़ कंट्रोल्ड बाई, जो आँख की प्यूपिल है उसका साइज़ कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे तो आइरिस के 3 फंक्शन देख लिए हमने। आँखों का जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। सेकंड, आइरिस लाइट कितना इंटर करना है आँख में वो डिसाइड करता है। तीसरा काम है प्यूपिल के साइज़ को भी कंट्रोल करना, तो 3 काम आइरिस करता है। आगे देखेंगे द टाइप ऑफ लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। हम इंसानों की आंखों में जो लेंस मौजूद है वो कौन सा है? वो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कन्वर्जिंग क्योंकि ये लाइट रेज को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो ये क्लियर रखिएगा। आगे देखेंगे, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड। जो लेंस होता है वो क्या करता है? एक जगह पे सारी लाइट को इकट्ठा करता है। उस लेयर को क्या कहते हैं जहाँ पे लाइट रेज इकट्ठी की जाती हैं? दे आर कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है आपका, रेटिना उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई इज़ at the junction of optic nerve and retina. The blind spot of eye is at the junction of optic nerve and retina. ठीक है, और ये ब्लाइंड स्पॉट जो जगह है ना, यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता। एक चीज़ क्लियर रखना, ब्लाइंड स्पॉट है कहाँ? एट द जंक्शन ऑफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व है, और यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई विज़न पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले किस जगह पे सेंसरी सेल नहीं होता, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। प्लीज़ इसको क्लियर रखिएगा, ये ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पे ही एक जगह है। फिर आप देखेंगे ब्रेल सिस्टम को किसने इन्वेंट किया? ब्रेल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। कहाँ के रहने वाले थे? पेरिस के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नहीं अभी बता दूँ ब्रेल सिस्टम के बारे में। ब्रेल सिस्टम ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1821 में, लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है ब्रेल सिस्टम का उससे अडॉप्ट किया गया था 1932 में। अगर पूछ ले द प्रेजेंट ब्रेल सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन, तो याद रखना 1932 में। ओरिजिनल पब्लिश्ड हुआ था 1821 में। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज़ रिटन बाई। स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो बुक है वो किसने लिखी है? हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर ने ये बुक लिखी हुई है। आगे देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वेव्स आर सिमिलर इन नेचर टू दैट ऑफ एक्स रेज। जो लाइट वेव्स होती हैं वो एक्स रेज की सिमिलर होती हैं, क्योंकि एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड लाइट वेव्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। एक और चीज़ जो मिस हो गई आई थिंक बताना, कि जो ब्रेल सिस्टम है हमारा उसमें 63 कैरेक्टर्स जो है
वो आज के ज़माने में यूज़ हो रहे हैं। ब्रेल सिस्टम में टोटल 63 कैरेक्टर्स है, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, हाउ मैनी डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स आर देयर इन ब्रेल सिस्टम? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ये एयर है आपका मीडियम, दूसरा मीडियम है ग्लास, ये ग्लास का बना हुआ, तो इसमें बेंड आ जाता है, इसका जो ट्रैवल का मीडियम है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से अक्सर चीज़ें बड़ी लगने लगती हैं, और जैसे आप पानी में सिक्का डालो, कोई टब लो छोटा सा, उसमें कॉइन डालो तो आपको वो कॉइन बड़ा नज़र आएगा। क्यों आएगा? वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज़ यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से सुनना, हाइपरमेट्रोपिया भी डिस्कस किया था, ठीक है, वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको सही करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? हम कन्वेक्स लेंस। अगर पूछ ले आपको मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो यूज़ होता है कॉनकेव लेंस। फिर से सुन लेना, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। इसमें रात में क्लियर नहीं दिखता लोगों को, तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज़ यूज्ड एज सर्च लाइट रिफ्लेक्टर? सर्च लाइट में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो का। ये जो यूजेस वाला है मिरर के यूजेस, इनका मैं एक चार्ट बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हैं, प्लीज़ टेलीग्राम पे एक अकाउंट बना लें अपना, और वहाँ पे जाके एंट्रेंस वॉरियर सर्च करें, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, और उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं काफ़ी यूज़फुल चीज़ें, यूज़फुल मटीरियल शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं इससे रिलेटेड जो भी यूज़ है मिरर्स के, कि सर्च लाइट में बैक व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, इन सब में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, उससे रिलेटेड एक चार्ट सेंड कर दूँगी, आप लोगों ने देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।